हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ग्रेव डांसर्स। यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है माइक मैंडेस ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टमेटोज पर इट्स 100% फ्रेश और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो बहुत डरी हुई है, बिल्कुल सहम सी गई है। कमरे के एक कोने में छुपकर टॉर्च के रोशनी से बार बार इधर उधर चेक कर रही है। अचानक से ही हमें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ एक अदृश्य शक्ति इस लड़की को मारने लगती है, थप्पड़ मारती है, बिस्तर पर फेंक कर उसका गला दबाने लगती है और कुछ समय बाद ही सब कुछ एकदम से ही थम जाती है। इस लड़की के साथ साथ हमें भी लगता है कि शायद वो बच गई, मगर तभी एक फांसी का फंदा इस लड़की को खींचकर बाहर लॉबी में ले जाता है और फिर सीलिंग से लटका देता है। उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है और हमें उसके हाथ से एक ब्लैक एनवेलप नीचे गिरते हुए दिखता है। यहीं से शुरू होती है द ग्रेव डांसर्स। अगले सीन में हम मिलते हैं इस फिल्म के 4 मेन कैरेक्टर्स से। हैरिस, उसकी पत्नी एलिसन, हैरिस के कॉलेज फ्रेंड्स कीरा और सिड। आज से 1 साल पहले उनके बेस्ट फ्रेंड डेव के कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। आज वो लोग उसी के फ्यूनरल में इकट्ठे हुए हैं। कुछ समय स्पेंड करने के बाद एलिसन घर लौट जाती है तो हैरिस, कीरा और सेठ फ्यूनरल अटेंड करने के बाद कुछ समय एक रेस्टोरेंट में भी बिताते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। रात के 11 बज चुके थे। हैरिस घर जाना चाहता था मगर सिड के पास एक बेहतर प्लान था। वो चाहता था वो तीनों पर्सनली अपने दोस्त को अलविदा कहें, इसीलिए रात के उस समय वो तीनों ग्रेवयार्ड पर जाते हैं। दुखी तो वो लोग सच में ही थे, मगर कुछ समय बाद वो लोग इस गम को कम्प्लीटली भुलाकर अपने आप में ही बिजी हो जाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। हैरिस तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कीरा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। किसी को ये ख्याल तक नहीं रहता ये जगह कौन सी है और वक्त क्या हो रहा है। सिड को अपने दोस्त के कपड़े के ऊपर से एक एनवेलप मिलता है, ब्लैक एनवेलप, जिसे हमने उस लड़की के पास देखा था। सिड उसे खोलता है और उसे अंदर एक काइंडा राइम लिखा हुआ था जो कहता है जो अभी भी जी रहे हैं उन्हें ये जिंदगी मुबारक, जितना जियो खुलकर जियो, हैव फन। और इस जीवन को एंजॉय करने के लिए वो लोग इस मरे हुए लोगों के कब्र के ऊपर भी नाच सकते हैं। सेठ, हैरिस और कीरा तीनों ही दारू के नशे में चूर थे। ऐसा करना ठीक होगा या नहीं ये सोचने के हालत में भी वो नहीं थे, तो सिर्फ मजे लेने के लिए ही वो तीनों 3 अलग अलग ग्रेव्स के ऊपर नाचने लगे और अनजाने में ही बन गए ग्रेव डांसर्स। उस रात उन तीनों ने ऐसे ही बिताई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हैरिस घर लौटा तो वैसे तो कुछ नहीं बदला था, लेकिन बदलाव बहुत जल्द आने वाला था। इनफैक्ट उसी दिन से एलिसन कुछ अजीब फील करने लगी थी। उसे बार बार दरवाजे पर टैपिंग सुनाई दे रही थी जबकि वहाँ कोई नहीं था। ऊपर के फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, दरवाजा अपने आप खुल रहा था, चीजें इधर उधर गिर रही थी और तो और एलिसन को बार बार एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इनिशियली हैरिस कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी आहटें सुनाई देने लगी थी। रात में बिल्ली रोने लगी और उनके घर में जो पियानो था उसे भी कोई प्ले कर रहा था और ये सब कुछ रात में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता था। तो सिक्योरिटी के लिए हैरिस ने दरवाजे पर अलार्म तक लगा दिया, मगर जो उन्हें परेशान कर रहा था उसे उनके घर में आने से कोई रोक नहीं पाया। एक रात जब एलिसन कमरे में अकेली सो रही थी, एक लड़की की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। कोई विस्पर कर रहा था। जैसे ही एलिसन पीछे मुड़ती है उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। वो कह रही थी हैरिस सिर्फ उसे प्यार करता है। वो एलिसन पर हमला कर देती है तो एलिसन भागकर नीचे जा पहुंचती है। नीचे हैरिस उसे संभाल तो लेता है, मगर एलिसन बिल्कुल श्योर हो चुकी थी ये सब कुछ कीरा ही कर रही है, क्योंकि वो फ्यूनरल के बाद से ही हैरिस को बार बार कॉल कर रही थी। इवन घर में भी एलिसन की आवाज सुनते ही वो फोन काट देती है। ऐसे में वो स्टॉक करेगी ये तो बहुत ही नॉर्मल है। एलिसन को बार बार ये लगने लगा था कि शायद कीरा को अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, मगर हैरिस इस बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन अलार्म तो बजा था, मतलब 4th सेंचुरी तो हुई थी और अलार्म की वजह से घर में पुलिस तक आ पहुंची थी, मगर पूरे घर में अच्छे से सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एलिसन ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो वो उसी रात हैरिस को लेकर कीरा को कन्फ्रंट करने जाती है, मगर उसके घर में जाते ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होता है। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, दरवाजा लॉक्ड था। बार बार नॉक करने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो दोनों घर के बैक डोर से घर में एंटर करती है और अंदर जाते ही घर की हालत देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं।
पूरे घर में चीजें इधर उधर बिखरे पड़े थे। फूड कैंस, खाना, कपड़े, पानी, फर्नीचर, सब कुछ। ऐसा लग रहा था घर के अंदर तूफान चल रहा था। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। एक रूम के दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो हैरिस उस रूम के अंदर जाने लगता है और उसे उसी रूम में से कीरा मिलती है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, खून में लथपथ थी वो, उसके पूरे शरीर पे घाव थे। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज की जाती है और चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। साथ में उसके शरीर पे जो घाव है वो किसी के दांत और नाखूनों के निशान है और कीरा अभी बहुत बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड भी है। हैरिस सीट को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, मगर उसे पता चलता है सीट के साथ भी बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा है। उधर एलिसन जब हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति के लिए वेट कर रही थी, उसे अपने सामने एक लाश दिखती है जो उसे बुला रही थी। उसके पास जाते ही ये लाश उसे खींचने लगती है। एलिसन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जब हैरिस देखता है वहां पर कुछ नहीं था, तो वो उसे लेकर उसी वक्त सीट के घर जा पहुंचता है और वहां पर उनके साथ मुलाकात होती है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के विंसेंट और फ्रांसिस। असल में पिछले 3 हफ्ते से हैरिस और एलिसन के साथ जो कुछ भी हो रहा था, इस घर में भी वही सब कुछ हो रहा था। बार बार जगह जगह आग लग रही थी, छोटे बच्चे की फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही थी और इस सब से सीट का मानना था कि ये घर हॉन्टेड है। लेकिन अगर सिर्फ ये घर हॉन्टेड होता तो हैरिस के साथ भी सेम टाइम पर सेम चीजें क्यों होती? ऊपर से कीरा ने भी बयान दी है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है 3 हफ्ते पहले से ही। मतलब प्रॉब्लम इन 3 लोगों के साथ ही है, किसी के घर में नहीं। इन लोगों ने जरूर कुछ किए होंगे। एलिसन अपने पति को फोर्स करती है और तब जाके बाकी सभी को उस फ्यूनरल वाले रात के बारे में पता चलता है। लेकिन हमें ये भी पता चलता है उस रात उन लोगों ने कब्र के ऊपर सिर्फ डांस ही नहीं किए थे, बल्कि हैरिस और सिड ने उन पर टॉयलेट भी किया था। सिड उन्हें उस ब्लैक कार्ड के बारे में भी बताता है, जिससे विंसेंट और फ्रांसिस को कुछ हिंट्स मिलता है और वो लोग डिटेल में स्टडी करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है इन 3 लोगों ने उन कब्र के ऊपर सोए हुए आत्माओं को अपमान किया था, जिससे उन पर कर्स लगा और उसी की वजह से अभी उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें जो कार्ड मिला था उसमें जो पोएम था वो असल में उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए ही था। अभी इन 3 लोगों को 3 अलग-अलग आत्माएं चेस कर रही थी। उनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, जिसमें से 3 हफ्ते ऑलरेडी बीत चुके हैं, लेकिन इसका असर अभी भी और 1 हफ्ते तक चलेगा और ये 7 दिन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये आत्माएं उन्हें मारकर ही रुकेगी। भले ही हैरिस और सिड के साथ अभी तक सीरियस कुछ नहीं हुआ था, मगर कीरा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी। मतलब सिड और हैरिस भी बहुत बड़ी मुसीबत में है और हैरिस की वजह से एलिसन भी इस जाल में फंस चुकी है। ये आत्माएं कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक नमूना हमें इसी बीच देखने मिलता है। हॉस्पिटल में कीरा पर फिर से हमला होता है। हम देखते हैं बिल्कुल फर्स्ट सीन की तरह कोई अनसीन फोर्स उसे मारने लगता है, बालों से खींचकर कमरे के कोने में ले जाता है, टॉर्चर करता है। उसके चिल्लाने की आवाज से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, चीजें इधर उधर उड़कर गिरने लगती है और जो नर्स देखने आई थी उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर सिड और हैरिस नेक्स्ट डे ही विंसेंट और फ्रांसिस को ले जाता है उस ग्रेवयार्ड में। किसने कौन से ग्रेव पर नाचे थे ये दिखाने के लिए, और जो पता चलता है वो ये है ये 3 ग्रेव ही किसी न किसी क्रिमिनल की हैं। सिड वाली आत्मा थी एक छोटे लड़के की, वो मेंटली सिक था और आग के प्रति उसका एक अट्रैक्शन था। वो आग के साथ खेलना पसंद करता था, उसे मजा आता था। फाइनली एक रात उसने ही अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला। हैरिस को जो चेस कर रही थी वो एक पागल पियानो टीचर की आत्मा थी, जिसने अपने लवर और उसकी पत्नी का खून किया था, वो भी कुल्हाड़ी से मार के। तो मरने के बाद वो भी एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई। इसमें तो कोई अबनॉर्मलिटी है ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कीरा को चेस करने वाली आत्मा थी। ये एक साइको सेक्स मैनियक था, लड़कियों को केज में कैद रख के सेक्सुअली टॉर्चर करता था। इनफैक्ट उसके मरने के बाद पुलिस को उसके बेसमेंट से एक केज के अंदर 2 लड़की की स्केलेटन मिली थी। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद सबके लिए अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करना बहुत ही इजी हो गया था। हैरिस के घर में ये साइको पियानो टीचर ही हॉन्ट कर रही थी, उसे ही एलिसन कीरा समझ रही थी और पियानो की आवाज भी उसके वजह से ही आ रही थी। सिड के घर में फुटप्रिंट्स उसी 8 साल के बच्चे की थी और कीरा को इसी सैडिस्टिक टॉर्चरर का शिकार होना पड़ा था। अभी और कुछ ही दिन बाकी है 1 महीना कंप्लीट होने में। ऐसे में इस शाप को खत्म करने का एक ही उपाय है, इन 3 लाशों को कब्र से निकाल कर फिर से दफन करना होगा विद प्रॉपर बरियल।
तो हैरिस, कीरा और सेड वैसा ही करते हैं। कब्र खोदने के समय भी उन पर वो आत्माएं हमला कर रही थी। कीरा तो उसी कॉफिन में जिंदा दफन हो गई थी। सेड के शरीर पे भी आग लग गई थी, मगर समहाउ वो लोग उन स्केलेटन्स को बस्ते में भरने में कामयाब हो चुके थे। अगले सुबह ही उन तीनों बस्ते को दफना दिया जाता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इन चीजों से पीछा छुड़ाना इतना आसान तो नहीं था। रात में हैरिस और एलिसन जब सो रहे थे, हैरिस को बाथरूम में से आवाज सुनाई देती है। वो एलिसन को बुलाने ही वाला था, ठीक उसी वक्त वो देखता है एलिसन तो बाथरूम में से निकल रही है। तो उसके पास ये कौन है? वो लाइट ऑन करता है और देखता है ये तो उसी औरत की आत्मा है। मतलब कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। उधर सेड और कीरा पर भी हमला हुआ था। तो वो सभी मिलकर विंसेंट और फ्रांसिस के घर में जाते हैं। शायद उनके पास कोई और उपाय हो, लेकिन वो लोग भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। ये शाप अभी तक कंटिन्यू क्यों हो रहा है? अभी सिर्फ आज की रात ही बाकी है। अगर वो लोग किसी तरह से इसे सरवाइव कर पाए तो वो लोग बच जाएंगे। उन्हें लगा वो लोग इस घर में सुरक्षित है, मगर इस घर में भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे। पहले कमरे में आग लग जाती है। जब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं तो कीरा पर वो सैडिस्टिक टॉर्चरर हमला कर देता है। कीरा लिटरली उसके बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। वो उन लड़कियों को देख पा रही थी, ये आदमी कैसे उन्हें टॉर्चर करता था। उनकी कंडीशन, वो दर्द, खून, उनकी चिल्लाहट, सब कुछ वो महसूस कर पा रही थी। मौत के बाद भी इस आत्मा की प्यास नहीं बुझी थी। वो अपने शिकार कीरा पर कब्जा कर लेता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। ये भयानक दृश्य देखने के बाद कोई भी इस घर में रुकना नहीं चाहते थे, मगर वो लोग इस घर से बाहर भी नहीं निकल पाए क्योंकि भूकंप होने लगा था। ये घर हिल रहा था और जब फाइनली वो लोग दरवाजा खोलते हैं, वो लोग देखते हैं इस घर को चारों तरफ से लोहे के फेन से कवर किया गया है। एक भी दरवाजा, एक भी खिड़की कुछ भी ओपन नहीं हो रही थी। जब सभी लोग इसके बाद क्या होगा ये सोचकर डर रहे थे, इसी बीच फ्रांसिस एक राज का खुलासा करती है। उसे पता है क्यों ये शाप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन बस्ते में से 3 स्केलेटन हेड्स निकाल ली थी। मतलब उनकी बरियल कंप्लीट ही नहीं हुई। असल में वो इसे एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट कर रही थी, जिसके लिए उसे एविडेंस की जरूरत थी। इसीलिए उसने इन 3 हेड्स को अपने पास से रख लिया था। तभी उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी उसकी जान भी खतरे में है। ऊपर से कीरा की लाश भी गायब हो चुकी थी। उस पियानो टीचर के आत्मा ने उसके शरीर को पोसेस कर लिया था और अभी वो सभी को कुल्हाड़ी से मारने लगी थी। फॉर्चुनेटली सभी उन 3 हेड्स को बस्ते में डाल के भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर फ्रांसिस को उसने मार डाला। नेक्स्ट था सेड। उसको उस बच्चे की आत्मा एक कमरे में बंद कर लेती है और आग लगाकर मार डालती है। इस आग में विंसेंट भी घायल हो जाता है। एलिसन और हैरिस उस बस्ते को लेकर ऊपर भागते हैं। एटिक में से एलिसन नीचे जंप करती है जिससे वो उस बस्ते को दफना सके, मगर उस पियानो टीचर का हेड उससे गिर जाता है। हैरिस उसे उठा तो लेता है, मगर ये आत्मा उसे कॉर्नर कर चुकी थी। हैरिस के पास भागने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त एलिसन गाड़ी लेकर डायरेक्टली इस घर में घुसा देती है, अपने पति को बचाती है। मगर इस लास्ट आवर में ये आत्माएं भी काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। वो अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस बार हैरिस के साथ साथ एलिसन पर भी हमला होता है। वो दोनों ही हार मान चुके थे कि शायद यही उनका अंत है। ये आत्मा हैरिस को जिंदा ही दफना देती है। बेचारे एलिसन में ताकत ही नहीं बची थी कि वो अपने पति को और बचा पाए। ऐसे में विंसेंट आकर उस सर को दफना देता है और साथ ही साथ उस आत्मा को नरक में जाने का ऑर्डर भी देता है। मतलब फाइनली ये कर्स खत्म हो ही गया। एलिसन और विंसेंट दोनों मिलकर हैरिस को बाहर निकालते हैं। कीरा, सेड और फ्रांसिस के लाशों को प्रॉपर बरियल दी जाती है। इसी के साथ साथ उनके जीवन से ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। मगर ये शाप किसी और के लिए जाल बिछा रहा था और इस सब के पीछे उस ग्रेवयार्ड का सिक्योरिटी गार्ड था, जो कब्र के ऊपर वो ब्लैक एनवलप छोड़ता था। जो भी इस जाल में फंसेगा, कीमत तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस फिल्म में सिक्योरिटी गार्ड की प्रेजेंस बहुत ही कम है, लेकिन इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ही इस जाल को बिछाने का काम करता था। लेकिन सवाल ये है, वो ऐसा करता क्यों था? मुझे लगता है वो नरक के वो यमदूत था जो इंसान को ललचा कर नरक में ले जाता था। ये कार्ड जो बेसिकली एक शाप है, हो सकता है इन आत्मा को शिकार दिलवाने के बदले में उसे भी कुछ फायदा था। जो अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, वो लोग ही इस जाल में फंसते थे। प्योर सोल जिन्हें सही गलत का फर्क पता है, वो लोग तो हमेशा ही सेफ रहते थे। लेकिन जो मजे लेने के लिए दूसरों की गम पर नाचे, उन्हें नरक में ही जाना चाहिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। टाटा।